हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लोग का टॉपिक है 10 मैराथन की क्लास में साझेदारी खाते अर्थात पार्टनरशिप अकाउंट। इससे पहले आप लोग का कंपनी गया था। ऐसे ऐसे करके टोटल यूपीएलटी ग्रेड के 10 टॉपिक हमने डिसाइड किए हैं जो पूरे होल सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है ना, कोई भी उसमें से टॉपिक छूटेगा नहीं और पर डे आपको एक मैराथन जरूर मिलेगा किसी एक टॉपिक पे। तो लगभग लगभग हमको लग रहा है कि 5-6 मैराथन आप लोग को 5-6 टॉपिक का दे दिया गया है। एक अगला जा ही रहा है और बहुत गिने चुने कुछ ही अब बचे हुए हैं, जैसे कि स्टैटिक्स बचा हुआ है और अकाउंटेंसी का बचा हुआ है और भी उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो सब बचे हुए हैं। तो कुल मिला के आपको 10 टॉपिक 10 मैराथन टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो जाए। और जैसे ही 10 टॉपिक 10 मैराथन का हमारा सेशन ख़त्म होगा तो आप लोग का टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा। टेस्ट सीरीज का मतलब यह है कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट, मतलब टेस्ट पेपर, ऐसे समझिए कि टेस्ट पेपर आप लोग को 5 टेस्ट पेपर प्रोवाइड करेंगे। 5 टेस्ट पेपर का मतलब है एग्जाम में जाने से पहले 120 भी पूरे वो होल सिलेबस को कवर करके 120 सेलेक्टेड क्वेश्चन को 5 टेस्ट और कराएंगे। जैसे ही ये आप लोग का 10 सीरीज मतलब 10 टेस्ट मैराथन का ख़त्म हो जा रहा है उसके बाद से, क्योंकि ये तो अपने टॉपिक वाइज चल रहा था, वो पूरे सिलेबस को, जैसे कि पेपर में आप लोग का आता है 120 क्वेश्चंस कॉमर्स का सेक्शन, क्योंकि जीएस वाला तो हम कराएंगे नहीं, केवल 120 कॉमर्स वाला ही कराएंगे। टोटल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, अब चूँकि इंग्लिश इसलिए नहीं कि थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, लेकिन उतना तो इंग्लिश आप लोग जानते ही हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। खैर आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और कहना था कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इस व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया गया है। जिन बच्चों को ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप अकाउंट 120 एमसीक्यू क्वेश्चन, केवल पार्टनरशिप से 120 सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। ये जनरली आप लोग जानते ही होंगे, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है और सब कोई मुझवानी जबान पर है कि पार्टनरशिप अधिनियम कब लागू हुआ। तो भाई ये 1932 दिया गया है, 1942, 47, 50, 52 और 32 दिया गया है। तो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट हमारा लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा किनारे हो जा रहे हैं, अब सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि पूंजी पर, पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है, दिमाग में रखे रहिएगा कि हमें पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, कि पूंजी पर ब्याज की गणना की जाती है। प्रश्न में पूछा जा रहा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना किस पूंजी पर की जाती है? प्रारंभिक पूंजी पर, अंतिम पूंजी पर, औसत पूंजी पर, समायोजित पूंजी पर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो गणना है हमारी ओपनिंग कैपिटल पर की जाती है, प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आहरण पर ब्याज दे होगा, आहरण पर ब्याज होगा। अब आहरण पर ब्याज को कहाँ दिखाया जाता है भाई? लाभन खाते के डेबिट पक्ष में, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, लाभन खाते के क्रेडिट पक्ष में, कि इनमें से कोई नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करिए कि दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ हमारी दी जाएगी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कहाँ दिखाएंगे? तो लाभान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं, जैसे हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। लेकिन थोड़े देर के लिए मान के चलिए कि यदि हम पार्टनरशिप की दृष्टि से हम देखें तो वहाँ पे जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ डेबिट में दिखाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जनरली ये माना जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। लेकिन यदि उसमें ये पूछे कि साझेदारी खाते के अंतर्गत, क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जा रहा है कि साझेदारी खाते के अंतर्गत आहरण पर ब्याज को कहाँ दिखाया जाता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आप लोग का, यदि पूंजी खाते का डेबिट दिया गया है वहाँ हो सकता है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा। यदि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहता तो कहाँ दिखाया जाता? तो डेबिट में जाता। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि जब साझेदारी संलेख पंजीकृत नहीं होता है तो साझेदारी फर्म क्या करती है? ध्यान दीजिएगा, जब एक हमारा पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकृत नहीं है, तब वहाँ पे साझेदारी फर्म हमारी क्या करती है? लिखा है कि अवैधानिक संस्था मानी जाएगी और व्यवहार चलाने योग्य। बिल्कुल नहीं, साझेदारी फर्म में तो पंजीयन अनिवार्य नहीं है, तो अवैधानिक कैसे हो जाएगा? जुर्माने का भुगतान करके व्यवसाय चला सकती है? बिल्कुल नहीं। रजिस्ट्रेशन जरूरी है या नहीं है, तो भाई जुर्माना कहाँ से?
कुछ अयोग्यताओं के साथ व्यवसाय चला सकती है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वो कुछ अयोग्यताओं के साथ वो अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, चला सकती है, ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक फर्म अस्थायी पूंजी प्रणाली को अपनाती है, मतलब कोई एक पार्टनरशिप फर्म है जो अस्थायी पूंजी प्रणाली को अपनाती है, मतलब जानते होंगे कि कैपिटल ज्ञात करने की 2 मेथड्स होते हैं, फिक्स कैपिटल बेस पे और क्या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बेस पर। तो अस्थायी पूंजी प्रणाली को अपनाती है तो फर्म की पुस्तकों में साझेदारों के खाते खोले जाएंगे। सपोज करिए को फिक्स प्रणाली है, ठीक ना, फिक्स कैपिटल बेस हमारा है, तो वहाँ पे साझेदारी खाते में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं? केवल पूंजी खाता, चालू खाता, पूंजी खाता और चालू खाता, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों अकाउंट खोले जाते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों खोले जाते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दे रहा है, 5 हो गया, 6 दे रहा है कि साझेदारी अनुबंध के अभाव में साझेदारों के लाभ हानि अनुपात होगा। देखिए कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई साझेदारी समझौता नहीं हुआ, साझेदारी अनुबंध के अभाव में जो साझेदारों के लाभ और हानि अनुपात के बारे में बात कहा गया है वो किस अनुपात में बांटा जाएगा? समान अनुपात, बराबर अनुपात, पूंजी का अनुपात, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग हुआ है, समान अनुपात में हो जाएगा, असमान अनुपात को ही बराबर अनुपात कहा जाता है। यहाँ पे कोई और ऑप्शन होगा इस तरह तो देखेंगे तो दोनों ही हो जाएगा, तो ऐसा मान लीजिए समान अनुपात में बांटा जाएगा जब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। वैसे कोई बी भी मारेगा तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लाभ विभाजन अनुपात या कोई अन्य अनुपात हम कर देते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? मतलब एक नॉर्मल हमारी पार्टनरशिप बिजनेस है, मैक्सिमम नंबर्स पूछ रहा है, मेंबर्स की कितनी हो सकती है? 2, 10, 20, 50, तो 50 मैक्सिमम मेंबर्स एक पार्टनरशिप फर्म में हो सकते हैं, मिनिमम 2। पूंजी खाते के संबंध में सत्य है, माने हमारा कैपिटल अकाउंट के संबंध में पूछा जा रहा है, सही है। कैपिटल अकाउंट के संबंध में क्या सही है? अस्थायी विधि में पूंजी खाते का शेष स्थिर रहता है, बिल्कुल सही है भाई। परिवर्तनशील विधि में वेतन, ब्याज, कमीशन आदि का लेखा पूंजी खातों में किया जाता है, ये भी सही है। स्थिर विधि में पूंजी खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, जबकि चालू खाते का शेष डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है, ये भी सही है। अर्थात सारे ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? डी। क्योंकि फिक्स कैपिटल बेस में कैपिटल खाते का शेष स्थिर रहता है, परिवर्तनशील विधि में सारे चीज़ों का लेखा कैपिटल अकाउंट में करते हैं, और फिक्स कैपिटल बेस में जो हमारा कैपिटल अकाउंट का शेष होता है क्रेडिट होता है, और करंट अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में न दिया हो तो पूंजी पर ब्याज प्रतिवर्ष क्या दे होगा? लिख रहा है कि यदि साझेदारी संलेख में पार्टनरशिप डीड में पूंजी पर ब्याज का कोई स्पष्ट उल्लेख न किया गया तो पूछ रहा है कि पूंजी पर ब्याज प्रतिवर्ष कितना दे होगा? 6%, 8%, 9%, इनमें से कोई नहीं। क्या पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है? नहीं ना है, तो भाई पूंजी पर साझेदारों को ब्याज नहीं दिया जाता, दिया जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन संलेख में कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई उनको दिया जाए, तो नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। अगला कह रहा है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन किया जाता है। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में डीड नहीं बना है, तो ऐसे सिचुएशन में साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटा जाएगा, पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में, दोनों अनुपात में, कि इनमें से कोई नहीं। किस अनुपात में बांटा जाएगा भाई? बराबर अनुपात में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। पार्टनर्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा किया जाता है, कैसे? पूंजी के अनुपात में, साझेदारी पर लेख के अनुसार, समान अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे सोचने वाली क्वेश्चन है कि साझेदारों में जो लाभ हानि का बंटवारा किया जाएगा, तो सही ऑप्शन इसमें तो ये नहीं कहा है कि अनुबंध के अभाव में, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में
साझेदारी प्रलेख के अनुसार साझेदारों के द्वारा जो समझौता हुआ होगा, जो डील एग्रीमेंट हुआ होगा, उसके अनुपात में बांटा जाएगा। यदि नहीं हुआ है तो बराबर बांटा जाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म में प्रतिमाह मध्य स्थिति में आहरण करता है तो ब्याज की गणना की जाती है। अब देखिए, साझेदारों के आहरण की बात करिए। आहरण कर रहा है प्रतिमाह मध्य में, हर महीने के मध्य में आहरण करता है तो ब्याज की गणना की जाएगी। किस 6 महीने के रेट से, 6.5 महीने के रेट से, 5.5 महीने के रेट से कि 7.5 महीने के रेट से? सही ऑप्शन है 6 माह के रेट से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदार फर्म से गुप्त लाभ कमाता है तो पता लगने पर व्यवहार होगा। मतलब कोई साझेदार है, एक साझेदार फर्म से गुप्त लाभ कमाता है, माने चोरी छुपे कोई अलग से प्रॉफिट करता है, कोई काम करता है, लेकिन वो फर्म से ही गुप्त लाभ कमाता है, तो ऐसा पता लगने पर उसका व्यवहार होगा। उस पता लगने पर क्या किया जाएगा? लाभ फर्म को लौटाने होंगे, लाभ सरकार को देना होगा, लाभ साझेदारों को देना होगा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? जो भी प्रॉफिट वो गुप्त लाभ कमाएगा और पता लग जा रहा है तो फर्म को उसे वापस करना होगा। साझेदारी अनुबंध हो सकता है, पार्टनरशिप डीड कैसे हो सकती है? लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है। मौखिक या लिखित, इनमें से कोई नहीं। मौखिक या लिखित किसी भी तरीके से हो सकती है, ऑरल या रिटन, किसी भी तरीके से हमारे साझेदारों का अनुबंध या समझौता एग्रीमेंट हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म में सम्मिलित किया जा सकता है। एक पार्टनरशिप फर्म में क्या शामिल किया जाता है? वयस्क व्यक्ति को, अवयस्क व्यक्ति को, अवयस्क व्यक्ति को, इनमें से कोई। वैसे जनरली वयस्क व्यक्ति को शामिल किया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में अवयस्क को भी शामिल कर लिया जाता है। तो यही सही ऑप्शन क्या होगा? वयस्क और अवयस्क दोनों को। लेकिन अवयस्क को तभी शामिल किया जाएगा, एक कंडीशन है कि वो लाभ के लिए साझेदार होगा, बाकी किसी के लिए साझेदार नहीं होगा। वैसे नॉर्मली वयस्क को ही साझेदार बनाया जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में अवयस्क को भी साझेदार बनाया जा सकता है, लेकिन केवल लाभों के लिए। तो सही ऑप्शन क्या है? बी। अगला, साझेदारों के मध्य परस्पर व्यवहार संचालन में लिखित समझौता कहलाता है। माने साझेदारों के मध्य उसके परस्पर व्यवहार संचालन में जो लिखित एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन में दे रहा है अनुबंध, पारस्परिक सहमति, संलेख, इनमें से कोई नहीं। संलेख, संलेख मतलब डीड, पार्टनरशिप डीड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। साझेदारी संलेख समाहित करता है, जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो समाहित करता है। क्या समाहित करता है भाई? ऑप्शन में दे रहा है पारस्परिक अधिकार यूं करता, तब लाभ विभाजन व ब्याज की शर्तें, साझेदारी लेखा प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है लाभ विभाजन व पारस्परिक अधिकार यूं कर्तव्य। मतलब कह रहा है कि एक सेकंड, अब यहाँ देखिए, साझेदारी संलेख समाहित करता है। क्या समाहित करता है? अधिकारियों कर्तव्य, पारस्परिक अधिकारियों कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रहा लिखित या मौखिक समझौता के अभाव में, रिटेन या ओरल एग्रीमेंट के अभाव में साझेदारी अधिनियम की कौन सी घटनाएं लागू होती हैं? मतलब हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो पूछ रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत कौन सी घटना लागू होती है, कौन सा सेक्शन इस पर अप्लाई होता है। ऑप्शन में दे रहा है धारा 4 से 8, धारा 25, धारा 12 से 17, यही सही है, धारा 12 से 17। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक ऑप्शन नीचे आ गया है, दे रहा है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को वेतन मिलेगा, बराबर मिलेगा, 2,40,000 मिलेगा कि लाभों का 90% मिलेगा? ये तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई वेतन अनुमान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्याति का प्रश्न उठता है। ख्याति का प्रश्न हमारा कब उठता है? ऑप्शन में दे रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर तब उठेगा भाई, व्यापार में साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, यहाँ पे भी उठेगा, व्यापार के विक्रय या किन्हीं दो व्यापारों का एकीकरण होने पर। ये तीनों सिचुएशन में ख्याति का मुद्दा उठता है, वहाँ ख्याति के वैल्यूएशन करने की बात आती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कट रहा है, एक ही क्वेश्चन आएगा। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रहा है, यदि नया साझेदार ख्याति की रकम को नगद नहीं लाता तो ख्याति खाता खोला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि नया साझेदार ख्याति की रकम को नगद नहीं लाता है, मतलब एक नया साझेदार ख्याति, नया साझेदार आएगा तो गुडविल लाएगा,
लेकिन नहीं लाता है, रकम को नगद नहीं लाता, तो ख्याति खाता कह रहा है खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर में क्या होगा, सभी साझेदारों को नए अनुपात में क्रेडिट करके, पुराने साझेदार को पुराने अनुपात में क्रेडिट करके, पुराने साझेदार को त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइस रेशियो में क्रेडिट करके किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जब भी एक नया साझेदार ख्याति की रकम नगद नहीं लाता तो ऐसी दशा में जो ख्याति खाता खोला जाता है, पुराने साझेदारों को सैक्रिफाइस रेशियो में बांटकर क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे एक देखिएगा क्वेश्चन आया है 22 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है कि विगत 5 वर्षों का लाभ दिया गया। पहले वर्ष का लाभ 75,000, 90,000, 80,000, 1,80,000। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इसको विगत 5 वर्षों के औसत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर कह रहा है, आधार पर निकाला जाता है। मतलब आपसे गुडविल निकालने की बात की गई। तो यदि हम गुडविल निकालेंगे तो गुडविल कौन सा, एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर निकलेगा, क्यों ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है औसत लाभ के आधार पर। औसत लाभ के आधार पर गुडविल निकालने का हमारा फार्मूला होता है कुल वर्षों का लाभ बटा कुल वर्षों की संख्या। कुल वर्षों का हमारा लाभ क्या है, 75,000 है, 90,000 है, 80,000 है, और कितना है भाई, 1,00,000 है, और कितना है भाई, 80,000 है, बटा क्या साल है, 1, 2, 3, 4, 5 साल का दिया है, मल्टीप्लाई के वर्षों के क्रय मूल्य पे दिया है। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इनको विगत 5 वर्ष से औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, इंटू 3। अब जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, इधर जोड़ते हैं, ये तो हो जाएगा आपका 5,000, ये 5 है। अगला जोड़ते हैं 8, 8, 16, 8, 24, 1, 25, और 25 और 7, 32, 32 के 2 हासिल 3, और 3, 1, 4, ये ना होगा 4,25,000 बटा क्या हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 3। अब छोटा करना चाहें तो यहीं से भी छोटा कर सकते हैं, 4 से 5 से काटिए, 5 अट्ठे हमारा हो जाएगा 40, 5 हम 25, 1 0 1 0 1 0, इसकल टू कितना होगा 0 0 0, 3 5 15, 8 3 24, 1 25। हमारी गुडविल कितनी होगी 2,55,000। ऑप्शन में देखिए 2,55,000 कहीं दिख रहा है, 2,55,000 ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन में हमारा दे रहा है 23 नंबर, यदि बहियों में ख्याति को न दर्शाया गया हो, मतलब हिसाब किताब के रजिस्टर में गुडविल को न दर्शाया गया हो तथा ख्याति को उत्पन्न करना हो तो खाता खोला जाता है। साझेदारों का पूंजी खाता, ख्याति खाता, रोकड़ खाता, संचय खाता, कौन सा खाता खोला जाता है भाई, ख्याति गुडविल अकाउंट खोला जाएगा। अगला है नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि का भुगतान किया जाता है। एक नया पार्टनर यदि आता है तो गुडविल का पेमेंट कैसे करता है, भावी लाभ में हिस्सा पाने के लिए, प्रवेश शुल्क के लिए, कि पूंजी के भुगतान के लिए, कि संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए, किसके लिए वो गुडविल लेके आता है, भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि नया साझेदार ख्याति का अपना हिस्सा नगद नहीं लाता, मतलब एक नया जब पार्टनर प्रवेश करता है तो ख्याति का हिस्सा नगद नहीं लाता है और ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, तो ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है। पूछ रहा है कि वह गुडविल की रकम किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, बराबर अनुपात, नए लाभ अनुपात, त्याग के अनुपात, पुराने लाभ अनुपात, त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइस रेशियो में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति कहलाती है। मतलब जब एक नया पार्टनर प्रवेश करता है ख्याति माने बिजनेस में और वह नगद ख्याति लाता है तो उस ख्याति को क्या कहते हैं, पूंजी, ऋण, प्रीमियम, इनमें से कोई नहीं भाई, प्रीमियम के नाम से जानते हो उसके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद लाने पर
पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। अब लिखा है कि फर्म में जब एक नया साझेदार ख्याति की रकम लेके आता है तो उसे पुराने साझेदारों में पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में बांटा जाएगा। लाभ विभाजन अनुपात में नहीं बांटा जाएगा, लाभ विभाजन के नए अनुपात में नहीं बांटा जाएगा, पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए गए हिस्से के अनुपात में। यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए गए हिस्से के अनुपात में नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति को पुराने साझेदारों के मध्य बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है ख्याति है, गुडविल क्या है भाई? एक अमूर्त संपत्ति है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला ही ऑप्शन सही है, एक इंटेंजेबल एसेट्स है। अगला है कि व्यवसाय के विक्रय के समय फर्म को प्राप्त अधिक राशि तथा संपत्ति के बाजार मूल्य से प्राप्त अधिक मूल्य कहलाता है। एक बार क्वेश्चन को और समझते हैं क्या कह रहा है। व्यवसाय के विक्रय के समय, समझिए बिजनेस को बेच दिया जाता है, विक्रय के समय फर्म को प्राप्त अधिक राशि, फर्म को कोई अधिक राशि प्राप्त होती है, तथा संपत्ति के बाजार मूल्य से, मतलब एसेट्स के मार्केट वैल्यू से प्राप्त अधिक मूल्य क्या कहलाता है? वो लाभ कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है, संचय कहलाता है कि ख्याति कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? सही ऑप्शन है, उसको हम गुडविल के नाम से जानते हैं। जो अधिक लाभ, मार्केट वैल्यू यदि अधिक होती है तो उसको हम गुडविल के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, लिखा है ख्याति का सबसे अधिक मूल्य होता है। हाँ, यहाँ देखिएगा ख्याति के जो नेचर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुत्ते के नेचर के, बिल्ली के नेचर के, चूहे के नेचर के, खरगोश के नेचर के, पढ़े होंगे आप लोग कि ख्याति के स्वभाव। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चार ही नेचर के होते हैं, कि किस ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है और किस ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो होता है वो बिल्ली का होता है, इसका 1 नंबर पे है। इसका किस नंबर पे है? सबसे ज़्यादा वैल्यू। उसके बाद से आपका कुत्ता का होता है 2 नंबर पे। 3 नंबर पे किस पे होता है? चूहे का होता है। 4 नंबर पे किसका होता है? खरगोश का होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ख्याति का सबसे अधिक मूल्य किसका है? तो भाई बिल्ली का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्योंकि बिल्ली का सबसे वैल्यू ज़्यादा होती है। एक न्यूमेरिकल आप लोग के लिए आ गया, बीच बीच में कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने रखा है। यहाँ देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, पिछला न्यूमेरिकल था उसी से रिलेटेड। एक व्यवसाय में ख्याति का मूल्यांकन अंतिम 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर किया जाता है। और अंतिम 4 वर्षों का परिणाम इस प्रकार है: पहले साल 10,000, पहले साल 10,000 लाभ, दूसरे साल 15,000 लाभ, तीसरे साल 17,000 लाभ, उसके बाद से अगले साल, लास्ट ईयर, चौथे साल 8,000 की हानि होती है। तो ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो जब हम गुडविल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, गुडविल निकालेंगे वो भी कौन? एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर। तो यहाँ पे वही जो पीछे फार्मूला लगाए थे, टोटल वर्षों की, कुल वर्षों का लाभ बटा कुल वर्षों की संख्या। तो यहाँ पे 1 साल हानि हुआ है। पहले लाभ को हम जोड़ते हैं, ये हमारा लाभ है 10,000, फिर हमारा लाभ है 15,000, फिर लाभ है 17,000, फिर उसके बाद से ये भाई हानि है, ये हानि है कितना है? 8,000 माइनस किए हैं 8,000, ठीक है, बटा कुल वर्षों की संख्या। कितने वर्ष हैं? 4 वर्ष। मल्टीप्लाई कितने वर्षों के क्रय के आधार पर? 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, इंटू 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जोड़िए, 15 10 25, अब 25 10 35, 7 42, 42,000 तो हमारा प्रॉफिट हो गया। लॉस हमारा हो रहा है 8,000 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 42 में से 8 गया, कितना बचेगा भाई? 34 बचा है। 42 में से 8 गया, 34 बचा, बटा 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, काटेंगे, 3 सत्ते 28, 3 8 4 8, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 5 20, कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 0 0 0, 3 5 15, 8 तरीके 24, 1 25, 25,500। ऑप्शन में देखते हैं कहीं है 25,500, ये हमारी हो जाएगी गुडविल। ऑप्शन नंबर ए। अक्सर ये वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाएगा।
32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिलाभ से आपका क्या तात्पर्य है। अधिलाभ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट से भाई क्या तात्पर्य है? कुल लाभ बटा वर्षों की संख्या, ये तो होता ही नहीं है। औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, यही सही है। जब एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट को, मतलब हमारा सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, लिखा है एक फर्म में कुल विनियोजित पूंजी दे रहा है 6 लाख, प्रत्येक की सामान्य दर 15% है तथा वर्ष के लिए लाभ हमारा 1,20,000 है। पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। कैपिटलाइजेशन बेस पर पूछ रहा है कि गुडविल ज्ञात कीजिए। ये तो अच्छा खासा क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या होगा भाई, कैसे निकालेंगे? आप देखिए, सबसे पहले वर्ष का लाभ तो दिया गया है ना, विनियोजित पूंजी पर 6 लाख रुपया दिया है, पूंजी 6 लाख दिया है और सामान्य प्रत्यय की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल रेट ऑफ हमारा जो रिटर्न निकलेगा वो है आपका 6 लाख मल्टीप्लाई को परसेंट है भाई 15%, इसकल टू कितना होगा, 15 छक्की हो जाएगा 90। अब यहाँ पे हम गुडविल यदि निकालते हैं तो गुडविल निकालेंगे तो जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है माइनस हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी कहिए। तो 1,20,000 में से आप 90,000 को घटाएंगे तो जो आएगा आपका 30,000, यही गुडविल होगी। ऑप्शन में देखते हैं 30,000 कहीं है, ऑप्शन नंबर में दिया गया है सी। ठीक है, तो ऐसे निकलेगा, आप लोग मिला लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल, पिछले 6 वर्षों के औसत लाभ के 1.5 गुना, यहाँ 6 वर्ष का रहा है, 1.5 गुना के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। प्रथम 3 वर्षों का लाभ इतना और अंतिम 3 वर्षों का हानि भाई इतना, तो ख्याति कितना, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब 6 वर्षों का लाभ दिया है और 1.5 गुना के आधार पर शुरू के 3 वर्षों में लाभ हुआ है और बाद के 3 वर्षों में हानि हुआ। तो हम यदि गुडविल निकालते हैं, गुडविल वो भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट अपन टोटल नंबर ऑफ ईयर, तो कितना कितना है, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 माइनस, अब हानि कितना कितना है, 5,000, इसको ब्रैकेट में कर देना है, प्लस 3,000 प्लस 2,000 ब्रैकेट बंद अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1.5 गुना के बराबर, ये 1 है 1.5। सॉल्व कर देंगे इसको, 30 20 50 20 70,000, ये जोड़िए कितना हो जाए, 3 2 3 2 5 5 10,000 बटा 6 मल्टीप्लाई 1.5। सॉल्व करेंगे 60,000 बटा 6 गुणे 1.5, 60 से काटेंगे तो 10,000 और 10,000 से 1.5 के गुना करेंगे तो 15,000। देखिएगा ऑप्शन है 15,000 का, करेंगे ऑप्शन नंबर बी 15,000। ठीक इसी तरह एक नीचे क्वेश्चन दे रहा है कि पुनर्मूल्यांकन खाते का नेचर है, प्रकृति है। पुनर्मूल्यांकन खाते रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके का होता है, वस्तुगत खाता, व्यक्तिगत खाता, नामात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो नॉमिनल अकाउंट होता है, किसी से भी प्रॉफिट और लॉस ज्ञात हो तो वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप लोग के लिए भी छोड़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ अथवा हानि को अंतरित किया जाता है, माने रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, बताइए। नए साझेदार के पूंजी खाते में, ना निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में रिवैल्यूएशन से होने वाले लाभ और हानि को ट्रांसफर किया जाता है।
अगला है साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश होता है। एक पार्टनरशिप फर्म में नए साझेदार का प्रवेश कैसे होता है? अल्पमत से, बहुमत से, सर्वसम्मत से, इनमें से कोई? भाई सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से ही नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है बिजनेस में। यदि उसमें कोई असहमत है तो उस पर अब विचार किया जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद रोकड़ में लाता है तो उस राशि को डेबिट किया जाता है। कह रहा है कि जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल ख्याति गुडविल मतलब नगद रोकड़ में लाता है तो उसे कहाँ डेबिट करेंगे? रोकड़ खाते में, ख्याति खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, कि इनमें से किसी भी नहीं? सही ऑप्शन है कि कैश अकाउंट हमारा वहां पे क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। नए साझेदार के प्रवेश के समय, जब भी एक नया पार्टनर हमारा साझेदारी व्यवसाय में प्रवेश करता है, प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में अवितरित लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या सामान्य संचय अर्थात जनरल रिजर्व दिया हो तो उसे हस्तांतरित किया जाता है। अन्य कह रहा है कि एक साझेदार के प्रवेश पर पुस्तकों में यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और जनरल रिजर्व दिया है तो उसको हम पूछ रहा है कि कहाँ ट्रांसफर करते हैं। सभी साझेदारों को पूंजी खाते में नहीं, पुनर्मूल्यांकन खाते में नहीं, पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में, वो भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, साझेदार के प्रवेश पर सामान्य संचय का विभाजन होता है। जब भी एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो जो उसका जनरल रिजर्व है इसका विभाजन कैसे होता है? पुराने साझेदारों के नए अनुपात में, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, सभी साझेदारों के नए अनुपात में, कि इनमें से कोई नहीं? किस अनुपात में भाई विभाजन किया जाता है? सही ऑप्शन है कि पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में जनरल रिजर्व को विभाजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ अथवा हानि को अंतरित किया जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पर से यदि हमको लाभ या हानि होता है वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? नए साझेदार के पूंजी खाते में, निवृत्त साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, 2 बार हुआ है। तो पुराने साझेदारों को पूंजी खाते में रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर में कह रहा है कि साझेदारों के पूंजी खाते अस्थायी होने पर, साझेदारों को कैपिटल अकाउंट फिक्स है और पुनर्मूल्यांकन से लाभ की राशि क्रेडिट समाकलित की जाएगी, मतलब क्रेडिट की जाएगी साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के ऋण खाते में, साझेदारों के चालू खाते में। इनमें से वो पूंजी अस्थायी है, ये ध्यान दीजिएगा। साझेदारों की पूंजी यदि अस्थायी है तो साझेदारों के चालू खाते में पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि को ट्रांसफर किया जाएगा, और परिवर्तनशील रहती तो पूंजी खाते में। साझेदारों के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है? जब भी ये कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वहाँ जो भी हमारी एसेट्स होती है और लायबिलिटीज होती है उसका रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? लिखा है प्रवेश पर पूंजी के समायोजन हेतु, प्रवेश के पूर्व लाभ हानि उससे मुक्त रखने के लिए, व्यापार में गुप्त संचय छिपाने के लिए, उसे संचयों में हिस्सा न देने के लिए। किस लिए किया जाता है बताइए? ऑप्शन नंबर बी, प्रवेश से पूर्व लाभ विभाजन से उसे मुक्त रखने के लिए ही संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश पर नया खाता खोला जाता है। जब भी एक नया पार्टनर साझेदारी में प्रवेश करता है तो नया अकाउंट ओपन किया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता, स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता कि नए साझेदार का पूंजी खाता। कौन सा खाता किया जाता है भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी एक नया साझेदार प्रवेश करता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जरूरी है। साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न होता है। जब भी एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो संपत्तियों के मूल्य में जो वृद्धि होता है उससे क्या उत्पन्न होता है? लाभ हानि संचय आयोजन। क्या उत्पन्न होता है? लाभ उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही, लाभ उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, प्रवेश की स्थिति में दायित्व में वृद्धि होने पर दायित्व खाते को क्या किया जाता है? जब भी एक नया साझेदार का प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, एडमिशन की स्थिति में दायित्व में वृद्धि होने पर दायित्व खाते को क्या किया जाता है? प्रभावित नहीं किया जाता है, डेबिट किया जाता है, पूंजी खाते से घटाते हैं, क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। साझेदारों के चालू खाते खोले जाते हैं जबकि उनके पूंजी खाते हैं। साझेदारों के चालू खाते कब खोले जाते हैं? जब पूंजी खाते उनके स्थिर होते हैं, उस दशा में खोले जाते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील रहेगा तो वो वहाँ पे नहीं खोला जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक ही ले रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब साझी के प्रवेश के बाद पुराने साझी, साझी माने साझेदार, पुस्तकों में संपत्तियों और दायित्व पुराने मूल्यों पर दिखाने का विचार करते हैं तो समायोजन हेतु खाता खोला जाता है। लिखा है कि जब साझेदार के प्रवेश के बाद पुराने साझेदार पुस्तकों में संपत्तियों और दायित्वों को पुराने मूल्य पर दिखाने का विचार करते हैं तो ऐसे दशा में समायोजन हेतु कौन सा खाता पूछ रहा है कि खोला जाता है। बताइए। लाभांश समायोजन खाता, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा खाता खोला जाता है? लाभांश समायोजन खाता, स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता कि संचय खाता। ऑप्शन हमारा ये होगा स्मरणार्थ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, थोड़ा चाय पी ले। फोर्टी 49 नंबर क्वेश्चन। स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता मैंने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन न करके पुस्तकों में पुराने मूल्य पर दिखाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, पुनर्मूल्यांकन का क्या प्रभाव पड़ता है? पुनर्मूल्यांकन से साझेदारों के पूंजी खाते पर प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। पचास नंबर क्वेश्चन है। साझेदारों के चालू खाते का शेष होता है जो पार्टनर्स अकाउंट में, पार्टनरशिप में इस साझेदारों के जो चालू खाते होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, उनका शेष कैसे होता है? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकता है। सही ऑप्शन क्या है? ये डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल के बेस पे है तो हमेशा फिक्स ही होता है। किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में पहले से कोई एग्रीमेंट, डील, समझौता नहीं। साझेदारी फर्म के समापन पर हुए पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाएगा। मतलब साझेदारी फर्म के समापन पर पूंजी लाभ को साझेदारों में विभाजित किया जाएगा। कैसे? अनुपाती, मैंने कोई डील नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, फर्म विघटित हो रही है, तो ऐसी दशा में जो पूंजी लाभ होता है साझेदारों के मध्य कैसे विभाजित किया जाएगा? पूंजी के अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में, समान अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। बताइए किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा भाई? लाभ विभाजन अनुपात में, क्योंकि पहले से कोई समझौता नहीं हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है कि स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रभाव होता है, माने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खाते का प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है? लिखा है संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में पूर्ण परिवर्तन होता है, संपत्तियों और दायित्वों में आंशिक परिवर्तन होता है, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में यथावत केवल पूंजी खाते में परिवर्तन होता है कि नए और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में परिवर्तन होता है। बताइए स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाते का क्या प्रभाव पड़ता है? सही ऑप्शन है सी, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में यथावत केवल पूंजी खाते में परिवर्तन होता है और किसी में नहीं। फर्म में नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। जब एक साझेदारी फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है और ख्याति की रकम नया नगद लाता है तो पुराने साझेदारों में इसे कैसे बांटी जाएगी? पहले से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो सीधे से याद रखिएगा, ये त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो भी लाभ होगा उसको त्याग के अनुपात में बांटी जाएगी। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुनर्मूल्यांकन के लाभ या हानि को इनके पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। लिखा है कि पुनर्मूल्यांकन रिवैल्यूएशन के लाभ या हानि को पूंजी खाते में कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? पुराने साझेदारों के, नए साझेदारों के, सभी साझेदारों के, इनमें से किसी साझेदार के नहीं। किस खाते में ट्रांसफर किया जाता है? सीधे से समझिए कि पुराने साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, थोड़ा सा ऊपर करके अभी पढ़ाते हैं इसको, चाय पी लें। पढ़िए, देखिए क्या लिखा। राम और श्याम 3/2 के अनुपात में साझेदार। उन्होंने मोहन को 1/4 भाग के लिए नया साझेदार बनाया। उन तीनों का नया अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा।
राम और श्याम का अनुपात इतना है। इन्होंने मोहन को साझेदार बनाया और कहा कि आओ हम 1/4 देंगे। अब ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जा रहा है नया अनुपात क्या होगा। सपोज करिए कि जो हमारी फर्म है उसको 1 रुपया लाभ हुआ, तो उसमें मोहन को 1/4 देंगे, तो बच कितना जाएगा हमारे पास? 3/4 बचेगा ना। इस 3/4 में ध्यान दीजिएगा राम का भी हिस्सा है और श्याम का भी हिस्सा है ना, क्यों 1/4 तो मोहन ले लिया। अब राम का हमारा ऑलरेडी पहले से कितना है? 3:2 का मतलब होता है 3/5, और श्याम का पहले से कितना है भाई? 2:5। ये तो समझ रहे होंगे आप लोग। इसमें मल्टीप्लाई हम कर देंगे जो मिक्स दोनों का है, 3/4 फिर 3/4 इसकल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 चौको हो जाएगा 20, 5 चौको 20, 4 तिहाई हो जाएगा 12, और 5 चौको 20, 4 पचे 20, 4 तिहाई हो जाएगा 12। 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 ना होगा जी, ठीक है। और इसका कितना है? इसका हो जाएगा एलसीएम 5 चौको 20, 4 दूनी हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15। ये तो उल्टा क्यों आ रहा है? हमको लग रहा है क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना, क्वेश्चन में रॉन्ग है। 3 समन्वय 2 है, ये क्वेश्चन गलत है भाई। कह रहा है 3 समन्वय 2 के अनुपात में साझेदार है, उन्होंने मोहन को 1/3 भाग के लिए नया साझेदार बनाया, 1/4 हिस्से के लिए। गलत हो गया ना, हमारा मेथड ही गलत कर दिए। फिर से शुरू से देखिए, चाय पी रहे थे दिमाग इधर हो गया। देखिए सही है क्वेश्चन। राम और श्याम का हिस्सा कितना है? 3:2 है। ध्यान से समझिएगा। मोहन को दिया गया का आ जाओ 1/4 देना। सपोज करिए कि हमारी जो फर्म है 1 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 1/4 मोहन का हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस 3/4 में आपका राम का भी है और श्याम का भी है ना। अब रियल में हमारा राम का कितना है? 3/5, और श्याम का कितना है? 2/5। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 3/4, और ये आपका हो जाएगा 3/4 इसकल टू 3 तरीका 9 और 5 चौको 20, इसका आ जाइए 3 दूनी 6, 5 चौको 20। और मोहन का ऑलरेडी पहले से दिया है 1/4। इस तरह राम मोहन सोहन का रेशियो हम सही करेंगे तो 9/20, 6/20 और 1/4, तीनों का एलसीएम बराबर करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 20। ये हो जाएगा 9:6, 4 पचे 20, तो हमारा रेशियो आएगा 9:6:5। देखते हैं कौन है 965। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो गया था, तो ये समझ गए होंगे नया अनुपात निकालने के तरीके। अगला क्वेश्चन लिखा है कि यदि कुछ विपरीत न कहा गया हो, माने कुछ अलग से न कहा गया हो, तो पुराना अनुपात रहता है। नया अनुपात, पुराना अनुपात, त्याग का अनुपात, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, त्याग का अनुपात। नया अनुपात क्या रहता है? पुराना अनुपात क्या कहलाता है? त्याग का अनुपात। अगला क्वेश्चन है कि अमन अनमोल 2 संबंधी 1 के अनुपात में साझेदार है।
दो एक पार्टनर हैं, अमन और अनमोल, दो संबंधी एक के अनुपात में साझेदार हैं। एक अंश की ख्याति के लिए वो 6,000 रुपया अंशदान करता है। कह रहा है कि उसमें से एक ख्याति के लिए 6,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन करता। अतुल को, एक तीसरा व्यक्ति है अतुल, उसको 1/4 अंश के लिए प्रवेश देते हैं, माने 1/4 शेयर के लिए एडमिशन देते हैं, जो अपने फर्म की ख्याति का कुल मूल्य है। मतलब पूछ रहा है कि ख्याति का टोटल वैल्यू कितना है। इस तरह के जब क्वेश्चंस हो तो सीधे देखिएगा कि पहले से गुडविल का हमारा अंशदान कितना किया गया है, जो कंट्रीब्यूशन है वो 6,000 किया गया है, और जो नया साझेदार आ रहा है उसको कितना हिस्सा दिया गया है, 1/4, तो उसको उलाट दीजिएगा, 4/1 कर दीजिएगा, 4/1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो टोटल हमारी गुडविल हो जाएगी 6 चौको 24,000 है। तो ख्याति का टोटल वैल्यू हमारा होगा 24,000। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को आप लोग लगा लीजिएगा, काफ़ी बड़ा है कि ए बी के मध्य लाभ हानि अनुपात 2 संबंधों 1 था। सी को 1/4 भाग के लिए शामिल किया गया। सी अपने हिस्से का 3/4 ए से तथा 1/4 बी से प्राप्त करता है, तो नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक ना। और इसका आंसर ये होगा 23:13:12। नहीं, ये नहीं होगा। तो ये इसका आंसर आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, इसलिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर 1:1:1 होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन डी होगा, वो नहीं होगा। ठीक है ना, इसको आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर होगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, थोड़ा बड़ा है, इस पे आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, साझेदार के प्रवेश पर सामान्य संचय का विभाजन होता है। जब भी एक साझेदारी फर्म में साझेदार का प्रवेश होता है तो जनरल रिजर्व का विभाजन कैसे किया जाता है। पुराने साझेदारों के नए अनुपात में, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में, सभी साझेदारों के नए अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है इसमें से, बी, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए, किसी फर्म में ए और बी साझेदार हैं। कोई साझेदारी फर्म है, उसमें ए और बी दो साझेदार हैं। जब सी को नया साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया तो क्या होगा। पुरानी फर्म भंग हो जाएगी, पुरानी फर्म और पुरानी साझेदारी भंग हो जाएगी, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, कि इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। जो हमारा साझेदारी पहले से चल रही है फिर दोबारा से वो गठित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों को मूल्य में वृद्धि को डेबिट किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को डेबिट किया। जब भी एक नया पार्टनर साझेदारी में प्रवेश करता है तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि किया जाता है। कैसे, किसमें, लाभ हानि समायोजन खाते में, संपत्ति खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, कि इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है संपत्ति खाते में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, पुनर्मूल्यांकन पर हुए लाभ अथवा हानि को अंतरित किया। रिवैल्यूएशन पर जो लाभ या हानि होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं। नए साझेदारों के पूंजी खाते में, नहीं भाई, निवृत्त साझेदारों के खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 62 का सी। अगला है कि साझेदारों के पूंजी खाते अस्थायी होने पर पुनर्मूल्यांकन से लाभ की राशि क्रेडिट समाकलित की जाती है। ये भी रिपीट वाला क्वेश्चन है। कहाँ की जाती है, साझेदारों के पूंजी खाते में, साझेदारों के ऋण खाते में, साझेदारों के चालू खाते में। अब से 15-20 क्वेश्चन पहले था ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर, लिखा है कि स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। मतलब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। किस सिचुएशन में भाई खोला जाता है। ऑप्शन में दे रहा है संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि या कमी करने के लिए, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी का लेखा करने के लिए, संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि या कमी का लेखा, संपत्तियों और दायित्वों दोनों के मूल्य में कमी या वृद्धि का लेखा करने के लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोला जाता है। अगला है नए साझेदार को लिया जाता है। लिखा है कि नए साझेदार को लिया जाता है। काय लिए लिया जाएगा भाई,
बताइए। दो साझेदारों की सहमति से, सभी साझेदारों की सहमति से, एक साझेदार की इच्छा पे, बहुमत से। भाई सभी साझेदारों की सहमति से लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर। पुनर्मूल्यांकन के लाभ या हानि को उनके पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है। अब देखिए, पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि को कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया जाए? पुराने साझेदार के खाते में कि नए साझेदार? सभी साझेदार में से कोई नहीं, पुराने साझेदार के खाते में। अब एक न्यूमेरिकल है, इसको फिर देखिएगा। ये न्यूमेरिकल मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए क्योंकि मैं अभी बताया, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। राम और श्याम 3 संबंधित 2 के अनुपात में लाभांश बांटते हैं, साझेदार हैं। उन्होंने मोहन को 1/4 के लिए नया साझेदार बताया, तीनों का नया लाभांश अनुपात निकाली। अभी मैंने बताया था ये होगा, कैलकुलेशन पीछे वाले में एक बार आप भी ट्राई कर लीजिएगा। अगला 68 नंबर। साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश होता है। भाई साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश कैसे होता है? अल्पमत से, बहुमत से, सर्वसम्मत से, इनमें से कोई नहीं। खांसी हो गया। सर्वसम्मत से। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद रोकड़ में लाता है तो उस राशि को डेबिट किया जाएगा। बताइए, जब एक नया पार्टनर अपने हिस्से की ख्याति नगद रोकड़ में लाता है तो पूछ रहा है उसे कहां डेबिट किया जाएगा? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो गए हैं क्योंकि बहुत बार एग्जामों में आए हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि पुस्तकों में अवितरित लाभ या सामान्य संचय दिया है तो उसे हस्तांतरण दिए। ये तो क्वेश्चन जो रिपीट हो गया तो देखते देखते आपको लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए। अवितरित लाभ और सामान्य संचय कहाँ जाएगा? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किसी साझेदार द्वारा अवकाश लिए जाने पर उसके भाग की ख्याति की राशि धनी की जाती है। लिखा है कि किसी साझेदार द्वारा यदि रिटायर हो रहा है तो उसके हिस्से की ख्याति को धनी किया जाएगा। धनी माने क्रेडिट किया जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? सभी साझेदारों के खाते में ना भाई ना, केवल अवकाश लेने वाले साझेदार के खाते में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? बी। 71 का क्या हो जाएगा? बी। बहत्तर आई। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। गेनिंग रेशियो की गणना कब की जाती है? साझेदार, एक चीज जान लीजिए, जो त्याग का अनुपात है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एडमिशन के समय यूज होता है और गेनिंग रेशियो रिटायरमेंट के समय यूज होता है। तो साझेदार के प्रवेश पर ये नहीं होगा, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण पर यहीं पे आपको गेनिंग रेशियो का प्रयोग किया जाएगा। संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ को किसी साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर धनी किया जाएगा। लिखा है संपत्तियों और दायित्वों का रिवैल्यूएशन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उस पुनर्मूल्यांकन से यदि कोई लाभ होता है तो उस लाभ को किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर धनी माने क्रेडिट किया जाएगा। कहाँ क्रेडिट किया जाएगा भाई? अवकाश लेने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, क्योंकि वो गुडविल वाला था, यहाँ लाभ वाला है। शेष बचे साझेदारों के पूंजी खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये ध्यान दीजिएगा, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको पूछे गए हैं, इसलिए अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इसीलिए देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस होंगे कि डबल ट्रिपल बार रिपीट हो गए। 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है अवकाश ग्रहण पर अवितरित लाभों की राशि को साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित। अब यहाँ पे कह रहा है जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारी प्रॉफिट होती है उसको साझेदारों के पूंजी खाते में कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? ऑप्शन में दे रहा है नए लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में किया जाता है, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में।
साझेदारी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार सेवानिवृत्त या मृत साझेदार फर्म के ऋण के रूप में छोड़ी गई राशि पर ब्याज दिया जाता है। अब देखिए, साझेदारी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार कह रहा है कि यदि कोई साझेदार रिटायर हो जाता है या मर जाता है तो उसके द्वारा फर्म को छोड़ी गई जो ऋण की राशि होती है उस पर ब्याज कितना दिया जाता है भाई। ऑप्शन में दे रहा है 8%, 6%, 5% बैंक दर पर, तो सही ऑप्शन है 6% की रेट से ब्याज दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर संचित लाभों अथवा हानियों को बांटा जाता है। यदि कोई साझेदार मर जाता है तो उसको रिजर्व जो हमारी प्रॉफिट या लॉस होती है उसे कैसे बांटा जाता है। ऑप्शन में क्या दिया है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, इसी में किया जाता है। नए लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अगला है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसकी पूंजी का शेष, लाभ का हिस्सा आदि की रकम दी जाती है तो क्या किया जाता है। लिखा है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसकी पूंजी का शेष, लाभ का हिस्सा आदि की रकम दी जाती है। किसको दी जाती है, फर्म को, कि साझेदार को, उसके उत्तराधिकारी को। भाई यदि मर गया है तो उसकी कंडीशन में उसके उत्तराधिकारी को न दी जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन दिया है, 78 नंबर, कि नया लाभ अनुपात में से जब पुराना लाभ अनुपात घटाया जाता है, मतलब यहाँ से पूछ रहा है कि जब हम न्यू रेशियो में से, ध्यान दीजिएगा, में से हम ओल्ड रेशियो को घटाते हैं तो यहाँ क्या आता है। कह रहा है त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात, हानि प्राप्ति अनुपात, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आता है भाई, गैनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, गैनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कोई साझेदार फर्म में तब तक अवकाश ग्रहण कर सकता है जब, कह रहा है कि कोई साझेदार फर्म में तब अवकाश ग्रहण कर सकता है जब इस प्रकार का ठहराव हुआ हो, सभी साझेदार अपनी सहमति दें, दो ऑप्शन और हैं, सही है वो। तीसरा है साझेदारी ऐच्छिक को अवकाश ग्रहण की लिखित सूचना से सभी साझेदारों को दे दी गई हो, सारे ऑप्शन सही है। ऊपर तीनों सिचुएशन में वो कर सकता है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष साझेदारों द्वारा मुआवजा दिया जाता है। लिखा है कि जब भी एक साझेदार रिटायर होता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को शेष साझेदारों द्वारा मुआवजा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात में, पूंजी अनुपात में, त्याग के अनुपात में, कि लाभ विभाजन अनुपात में। किस अनुपात में भाई, ऑप्शन नंबर ए, लाभ प्राप्ति गेनिंग अनुपात, क्योंकि रिटायरमेंट से रिलेटेड है तो वहां पे लाभ प्राप्ति अनुपात ही होगा। अगला क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात का क्या अर्थ है, गेनिंग रेशियो का पूछा जा रहा है कि क्या अर्थ है। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यही सही है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू होता है गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब क्या है, उसका उल्टा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगला है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के चालू खाते के क्रेडिट, समाकलन माने क्रेडिट, शेष अंतरित किया जाता है। लिखा है कि जब कोई साझेदार फर्म से रिटायर होता है तो उसके चालू खाते का जो शेष है, पूछ रहा है कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। उसके ऋण खाते के डेबिट पक्ष में है, उसके पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में है, उसके ऋण खाते के क्रेडिट पक्ष में, उसके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है भाई, उसके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर किया जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, 83 नंबर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर पुनर्मूल्यांकन से लाभ अथवा हानि साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाती है। लिखा है कि किसी साझेदार के रिटायर होने पर पुनर्मूल्यांकन खाते से जो लाभ या हानि होती है उसके कैपिटल अकाउंट में किधर ट्रांसफर की जाती है। खांसी बड़ा तगड़ा हो गया। कहाँ की जाती है भाई, लाभ प्राप्ति अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। यही ऑप्शन सही है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। पुनर्मूल्यांकन से लाभ, गुडविल थोड़े कह रहा है, रिवैल्यूएशन से लाभ कह रहा है, उसको कैपिटल अकाउंट में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ट्रांसफर की जाएगी। आगे कह रहा है
ये किसी है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर सामान्य संचय अंतरित किया जाता है। कहाँ अंतरित किया जाता है? सभी साझेदारों, जनरल रिजर्व के बारे में कह रहा हूँ, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, कि इनमें से किसी में नहीं। कहाँ अंतरित किया जाता है? सभी साझेदारों के पूंजी खाते में। ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का यदि तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे निम्न में अंतरित किया जाता है। लिखा है कि यदि किसी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो देय राशि होता है तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? चालू खाते में, अशुद्ध ऋण खाते में, ऋण खाते में, लोन अकाउंट से बंद किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिएगा यहाँ पे एक वो दिया गया है, रेशियो है, क्वेश्चन है ए बी सी, ये हमारे ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों का अनुपात 1:2:3 बांटते हैं। यदि बी व्यवसाय से अवकाश ग्रहण करता है, बी क्या होता है? फर्म से निकल जाता है, तो ए सी का नया अनुपात क्या होगा? तो ए सी का नया अनुपात 1:3 ना होगा, तो 1:3। ऑप्शन नंबर ठीक है। ठीक इसी तरह अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर कर लें, ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र, सतीश और तेजपाल के मध्य पुराना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 था। सतीश के अवकाश ग्रहण करने के बाद नया लाभ विभाजन अनुपात इतना है। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए कह रहा है, अर्थात तो गेनिंग रेशियो का हमारा फार्मूला क्या होता है? ये ना होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। एक का नाम कौन है? राजेंद्र, और एक का नाम क्या है? सतीश, और एक का नाम क्या है? तेजपाल। इनका हमारा, तो तेजपाल को तो हटाइए, अवकाश ग्रहण करने के बाद कौन अवकाश ग्रहण करता है? सतीश अवकाश ग्रहण करता है। सतीश का तो नाम ही हटा दीजिए, राजेंद्र और तेजपाल बच गए। राजेंद्र का अनुपात ये है ना, तो 2 बटा हो जाएगा 2 2 4 1, नहीं ये है ना, राजेंद्र का ये हो जाएगा, ये 3 है भाई, ये 3 है, 3 हो जाएगा 5, ये न्यू रेशियो है, माइनस ये ओल्ड रेशियो घटा देंगे 2:5, एलसीएम हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 - 2 = 1/5। तेजपाल क्या ये? इनका है 2/5 माइनस इनका क्या है 1/5, एलसीएम 5, 2 - 1 अर्थात 1/5, तो दोनों का रेशियो 1:1 होगा। कहीं है इसमें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसी तरह एक 88 नंबर भी क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल ही है। लिखा है ए बी सी 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभांश बांटते हैं, सी अवकाश ग्रहण करता है, लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा क्वेश्चन है भाई। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी सी 3 है, इसका कितना है 1/2, 1/3, 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा, तो रेशियो इनका बनेगा 3:2:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो होगा। कौन रेशियो होगा? ओल्ड। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी अवकाश ग्रहण कर लिया, तो इसमें से सी का तो ये निकल जाएगा, तो ओल्ड रेशियो हमारा 3, तो अब न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। अब गेनिंग रेशियो इसमें से पूछा जा रहा है। कौन रेशियो? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? इसका गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो किसका होगा? कौन अवकाश ग्रहण किया है? सी अवकाश ग्रहण करता है, ये अवकाश ग्रहण करता है। जब सी अवकाश ग्रहण करेगा तो 3:2 हमारा है, ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो, हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा 3/5 माइनस, ध्यान दीजिएगा ओल्ड रेशियो कितना है 3:1,
मतलब 3/6 इसकल टू एलसीएम हो जाएगा 30, 6 पच्चे 5 छक 30, 36 हो जाएगा 18 और 6 पच्चे 30, 5 तिहाई हो जाएगा 15 बराबर 3 बटा हो जाएगा 30। एक का तो ये आया। और बी का कितना आएगा? बी का हमारा न्यू रेशियो कितना है? 2 हो जाएगा 5 माइनस बी का कितना इसमें हो रहा है 2, 2/6। तो ये आ जाएगा आपका 30, 6 दूनी हो जाएगा 12 और 6 पच्चे 30, 5 दूनी हो जाएगा 10 अर्थात 2/30। तो इस तरह हमारा कुल मिला के 3:2 आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का समर्पण मूल्य दर्शाता है लाभन खाते में, लाभन विनियोजन खाते में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। कहाँ दिखाया जाता है? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट समाकलित किया जाता है। लिखा है कि जब भी किसी साझेदारी फर्म में साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो मृत साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। पूछा जा रहा है कहाँ क्रेडिट किया जाता है? उसकी ख्याति के भाग से क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन मिल गया था। 91 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। 91 नंबर कि किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर क्या होता है? किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण या मृत्यु होने पर क्या होता है? पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। पुरानी साझेदारी और फर्म समाप्त हो जाती है। साझेदारी फर्म दोनों समाप्त हो जाती है। भाई किसी साझेदार के फर्म से अवकाश ग्रहण लेने पर यदि अवकाश और रिटायरमेंट लेता है तो फर्म थोड़े समाप्त होती है, केवल साझेदारी समाप्त हो जाएगी और नई साझेदारी का निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर ए। 92 नंबर 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति की राशि को क्रेडिट किया जाता है। जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो गुडविल की राशि को क्रेडिट कहाँ किया जाता है? सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, केवल अवकाश ग्रहण करने वाले के साझेदार खाते में, केवल शेष साझेदार के अवकाश ग्रहण का? ये बताइएगा क्वेश्चन आप लोग। ये आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि जब भी एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ख्याति की राशि को क्रेडिट कहाँ किया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसको बताइएगा। अगला क्वेश्चन, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष को अंतरित किया जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो शेष होता है उसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? भाई सभी साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 94 नंबर में कह रहा है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर उसकी मृत्यु की दशा में अवितरित लाभ, माने कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है या मर गया, तो ऐसी दशा में अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उसे साझेदार के पूंजी खाते में पूछ रहा है कि कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन में दे रहा है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। सही ऑप्शन है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में ट्रांसफर किया जाता है। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। लेकिन मान लीजिए कि कोई साझेदार फर्म में से मर गया, तो ऐसी दशा में जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी वो बांटी जाएगी सभी साझेदारों में, केवल मृत साझेदार को कि केवल जीवित साझेदार को कि इनमें से कोई नहीं। किसको बांटी जाएगी भाई? सभी साझेदार को बांटी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, गेनिंग रेशियो जो जैसे मैंने बताया था वो सेम वैसे ही है। RST एक फर्म में साझेदार हैं, 3 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। यस ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया, कह रहा है कि प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो बताइए। पीछे जो बताए थे वैसे ही है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप R है, यस है, T है, 3:2:1 इनका रेशियो है। यस बन गया बीच वाला, इसने अवकाश ग्रहण किया, ये अवकाश ग्रहण किया। तो कहने का मतलब है कि इनका ओल्ड रेशियो जो ऑलरेडी दिया गया है 3:2:1 है, और जो हमारा अब न्यू रेशियो जो बन रहा है वो हमारा 3:1 है। तो जो हमारा गेनिंग रेशियो है, ध्यान दीजिएगा,
जेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यही होता है। तो सबसे पहले हम आर की बात करते हैं। आर का न्यू रेशियो 3/4 है और ओल्ड रेशियो हमारा 3/3 2 5 1 6 है। इसको टू एलसीएम ले लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका आएगा 2 और ये आ जाएगा 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी हो जाएगा 12, हो जाएगा ना। 4 तिहाई 12, 3 तरीका 9, हाँ, और 6 दूनी 12, 3 दूनी हो जाएगा 6, तो बराबर हो जाएगा 3/12। और यस तो गया, टी है, टी का हमारा रेशियो है, हमारा न्यू रेशियो 1/4 है और न्यू ओल्ड रेशियो हमारा 1/6 है। तो एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 और 6 दूनी 12, 2 बराबर 1 बराबर हो जाएगा 12। तो हमारा रेशियो 1 होगा 3:1, एक तरह से 1, 3:1 है, ये है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा है, एक ही रहने दे रहे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण के समय फर्म को बीमा कंपनी की राशि मिलती है, बीमा कंपनी से राशि मिलती है जो सभी साझेदारों द्वारा ली गई जीवन बीमा पॉलिसी की वजह से मिलती है, यह राशि होती है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की पॉलिसी राशि और बचे हुए साझेदारों का समर्पण राशि पॉलिसी राशि, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें से क्या दिख रहा है? सही ऑप्शन है 2, इसको सरेंडर वैल्यू समर्पण राशि के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक इसी से रिलेटेड एक अगला 98 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी दिखाई जाती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को कहाँ दिखाते हैं? समर्पण मूल्य पर, परिपक्वता मूल्य पर, पॉलिसी मूल्य पर, में से मैच्योरिटी वैल्यू पर दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यदि ख्याति पूरे मूल्य पर लिखी गई हो और साझेदार के अवकाश लेने पर ख्याति खत्म करना हो तो बचे हुए साझेदार ख्याति को बांटेंगे। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यदि ख्याति पूरे मूल्य पर लिखी गई हो और साझेदार के अवकाश लेने पर ख्याति को खत्म करना हो तो बचे हुए साझेदार ख्याति को बांटेंगे। पूछ रहा है किस अनुपात में बांटेंगे? पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में, लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 100 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि यदि किसी साझेदार के अवकाश लेने पर फर्म समाप्त हो जाती है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की कितनी राशि साझेदारों के पूंजी खाते में जाएगी? लिखा है कि यदि किसी साझेदार के रिटायर होने पर या अवकाश ग्रहण लेने पर फर्म समाप्त हो जाती है तो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की कितना अमाउंट साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर की जाएगी? परिपक्वता राशि, पॉलिसी राशि, समर्पण राशि, इनमें से कोई नहीं। सब कौन सा होगा भाई? सही ऑप्शन है पॉलिसी अमाउंट होगी। 101 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्म का विघटन हो सकता है। एक फर्म का विघटन किस सिचुएशन में होता है भाई? ऑप्शन में दे रहा है कि सभी साझेदारों की सहमति से भी होता है, साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार भी होता है, सभी साझेदार की सहमति और साझेदारी संलेख की शर्तों के अनुसार होता है। सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक ऑप्शन नीचे पूरा चला गया है 102 का। लिखा है कि किसी साझेदार का अस्वस्थ मस्तिष्क हो जाना फर्म के विघटन होता है। लिखा है कि यदि कोई साझेदार मेंटली डिसेबल हो जाता है तो ऐसी दशा में फर्म का विघटन हो जाता है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है वहाँ पे, कौन सा क्या होता है? अनिवार्य विघटन, उसे हम अनिवार्य विघटन के नाम से जानते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन एक दिया गया है कि रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता, नाममात्र खाता, इनमें से कोई नहीं, तो नॉमिनल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 104 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 104 नंबर, इसमें कह रहा है कि गार्नर-बराम-मर्रे का नियम लागू होने पर वसूली खाते की हानि बांटी जाएगी। देखिएगा, जहां गार्नर-बराम-मर्रे का नियम लागू होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट की जो हानि होती है वो किस अनुपात में बांटी जाएगी? प्रारंभिक पूंजी के अनुपात में, लाभान अनुपात में, लाभान अनुपात में बांटी जाएगी। क्योंकि ये हानि को तो नहीं बांटना है, ये वसूली खाते की हानि को बांटना है। फर्म के समापन पर अवितरित लाभों को हस्तांतरित किया जाएगा। जब भी फर्म समाप्त होता है तो जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। पूछा जा रहा है कि कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? पूंजी खाते में, लाभन खाते में, वसूली खाते में, इनमें से कोई नहीं, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। 106 नंबर क्वेश्चन है, 106, इसमें कह रहा है कि वसूली खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर किए जाते हैं? संपत्तियों और दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर, पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है,
कि जितनी भी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है उनको पुस्तक मूल्य पर, बुक वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगला है कि किसी साझेदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म का विघटन हो जाता है। यदि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो फर्म का विघटन हो जाता है। किस कंडीशन में पूछा जा रहा है कि किस दशा में विघटन हो जाता है। ऑप्शन में दे रहा है अनिवार्य विघटन, न्यायालय द्वारा। जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो ऐसे उसे न्यायालय द्वारा समापन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। 108 इसमें कह रहा है साझेदारी फर्म के समापन पर बनाया जाता है। जब भी एक साझेदारी फर्म समाप्त होती है, बंद होती है, तो वहां पे क्या बनाया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, रोकड़ खाता बनाया जाता है, पूंजी खाता बनाया जाता है। सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी। तीनों ही अकाउंट ओपन किए जाते हैं। बैंक अकाउंट हमेशा डिसोलेशन पर ही बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 109 नंबर, फर्म के समापन पर पूंजी खाते बंद किए जाए। जब भी फर्म समाप्त होती है तो जो कैपिटल अकाउंट होते हैं बंद किए जाते हैं। पूछा जा रहा है किससे बंद किए जाते हैं भाई? शेष से, बैंक खाते से, क्रय खाते से? भाई बैंक खाते से बंद किए जाते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, फर्म के समापन पर संपत्तियों से वसूल होने वाली राशि का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी फर्म एक समाप्त हो जाती है तो संपत्तियों से वसूल होने वाली जो राशि होती है, अमाउंट होती है, उससे सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है भाई? सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया जाता है? साझेदारों के ऋण का भुगतान करने के लिए ना, साझेदारों के पूंजी का भुगतान करने के लिए ना, तीसरे पक्षकारों को बकाया का भुगतान करने के, इसके लिए सबसे पहले उस अमाउंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 111 नंबर क्वेश्चन है 111 लिखा है कि फर्म के समापन के समय अशुद्ध ऋण संचय खाते को हस्तांतरित किया जाता है। लिखा है जब फर्म का समापन होता है तो जो प्रोविजन और रिजर्व जो है वो खाते को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? लिखा है कि वसूली खाते में, साझेदारों को पूंजी खाते में, सामान्य संचय का तो सही ऑप्शन है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को। अगला है कि संपत्तियों या दायित्वों को वसूली खाते में हस्तांतरित किया। जो भी हमारी एसेट्स होती है और लाइबिलिटीज होती है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में पूछा जा रहा है, ट्रांसफर किया जाता है। किस मूल्य पर ट्रांसफर किया जाता है? पुस्तक मूल्य पर, यही ऑप्शन सही है। बाजार मूल्य, प्रतिस्थापन मूल्य में से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? बुक वैल्यू पर, पुस्तक मूल्य पर ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 113 नंबर क्वेश्चन है, गार्नर बराम मर्रे के नियम के अनुसार एक दिवालिया साझेदार की पूंजी की न्यूनता को शेष को बांटा जाता है। लिखा रहा है कि जब एक साझेदारी फर्म विघटित हो जाती है और जहां पे गार्नर बराम मर्रे का नियम लागू होता है और साझेदार दिवालिया हो जाता है तो ऐसी दशा में फर्म की न्यूनतम शेष को साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाता है? ऑप्शन में दे रहा है लाभ हानि अनुपात में, इसमें कतई नहीं होगा, समान अनुपात में होगा ही नहीं। समापन की लाभ हानि के समायोजित पूंजी के पूर्व के अनुपात में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म के विघटन की दशा में सर्वप्रथम कौन सा खाता बनाया जाता है? जब एक साझेदारी फर्म विघटित हो जाती है तो ऐसी दशा में सबसे पहले टाइम कौन सा रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता, बैंक खाता, लाभ हानि खाता? एक देखते हैं, ये दिया है वसूली खाता बनाया जाता है। सबसे पहले सर्वप्रथम की बात क्या था विघटन के समय में? तो हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले बनाया जाता है। साझेदारों के दिवालिया होने पर हानि के निपटारे का नियम का वाद का निर्धारण है। लिखा है कि साझेदारों के दिवालिया होने पे जो निपटारे का नियम है वो किस वाद में दिया है? गार्नर बराम मर्रे के वाद में दिया है, हाइट बनाम, रेडी बनाम, इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है गार्नर बराम मर्रे के नियम में दिया गया है दिवालिया साझेदार की हानि की पूर्ति के संबंध में। 116 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा कि जब साझेदार के पूंजी खाते का डेबिट शेष हो, जब साझेदार के पूंजी खाते का डेबिट शेष हो तथा कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक नकद लाने में वो अयोग्य हो तो कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, साझेदार के पूंजी खाते का डेबिट बैलेंस हो और कमी यदि हो गया है, कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक जो नगद राशि है लाने में वो असमर्थ हो तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? साझेदार का विघटन से हानि, फर्म के विघटन से हानि, साझेदारों के दिवालिया से उत्पन्न हुई हानि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। एक साझेदारी फर्म अनिवार्य समापन नहीं होती है, मतलब कह रहा है एक साझेदारी फर्म अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं होती है। किस कंडीशन में नहीं हो सकती है? कोई एक साझेदार दिवालिया हो जाए, फर्म
व्यापार अवैध हो जाए, यदि फर्म का व्यापार कर रही है जो यदि फर्म कई व्यापार कर रही है जो एक दूसरे से अलग हो तथा कोई एक व्यापार अवैध हो। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी ही सही हो, ऑप्शन नंबर सी। इस सिचुएशन में एक साझेदारी फर्म समाप्त नहीं हो सकती है, जैसे फर्म कई व्यापार कर रही हो जिसमें से एक व्यापार अवैध हो जाए। 118 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक साझेदार को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो फर्म का हो जाता है। जब एक साझेदार को छोड़कर सारे साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो फर्म का क्या हो जाएगा? अनिवार्य समापन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ई। फर्म के समापन पर समस्त ऋण व दायित्व चुकाने के बाद बचे आधिकों को क्या करते हैं? जैसे जब फर्म का समापन हो जाता है तो सारे ऋण और लायबिलिटी चुकाने के बाद से यदि पैसा बच जाता है तो उसको पूछा जा रहा है कि क्या करते हैं। केंद्र सरकार के खाते में जमा कर देना चाहिए ना, रिजर्व बैंक में जमा कर देना चाहिए, सभी साझेदारों को समान रूप से बांट देना चाहिए, सभी साझेदारों को उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देना चाहिए। यही ऑप्शन सही है, सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देना चाहिए। और आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन 2 ऑप्शन नीचे चला गया है। आखिरी क्वेश्चन कि साझेदारी फर्म के दिवालिया होने पर होने वाली हानि गार्नर-बरामर्रे के नियम के अनुसार कैसे बांटा जाता है? सभी साझेदार के समान अनुपात में बांटी जाती है, दिवालिया न हुए साझेदार के पूंजी, यही ऑप्शन सही है कि दिवालिया न हुए साझेदार के पूंजी के अनुपातों में बांटी जाती है। 2 ऑप्शन इधर चला गया, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह टोटल आप लोग के 120 MCQ क्वेश्चंस मैंने पार्टनरशिप के कराए हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं जो आप लोग के लिए है, तो रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस बना कर रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इन 10 टॉपिक 10 मैराथन में मैंने मैक्सिमम आप लोग को अधिक से अधिक मैंने क्वेश्चन देने का प्रोवाइड मैंने दिया है। उतना रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चनों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए और अधिक से अधिक जितनी बार हो सके MCQ का प्रैक्टिस करते रहिए।